Good morning everybody. I Dr. Ramandeep welcome you all. स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी डिटेल में कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और इसका क्या योगदान है आगे जो हमारे एडवांस टूल होंगे स्टैटिस्टिक्स के, चाहे वो हाइपोथेसिस हो, चाहे वो अनोवा हो, चाहे वो काई स्क्वायर हो। तो आज हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको डिटेल में स्टडी करेंगे और सीखेंगे कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के जो कंसेप्ट हैं वो कैसे निकल कर के आए हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को डिटेल में स्टडी करते हैं। तो ये एक डिटेल में लेक्चर होगा, तो हैव सम पेशेंस और डिटेल में मैं आपको सारी बातें क्लियर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक मैं करवा रहा हूँ ये स्टैटिस्टिक्स फॉर मैनेजमेंट नाम की एक बुक है, उसमें से ये टॉपिक मैं आपको काफ़ी फेमस बुक है एडवांस स्टडीज़ के लिए। अगर आपने एडवांस स्टैटिस्टिक्स सीखनी है तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को एडवांस में सीखने के लिए जो बुक मैं रेफ़र करूँगा इस लेक्चर के लिए वो है स्टैटिस्टिक्स फॉर मैनेजमेंट। ये लेविन और रूबिन की बुक है, लेविन एंड रूबिन, पियर्सन पब्लिकेशन से ये पब्लिश्ड है। तो काफ़ी अच्छी बुक है। जो एमकॉम एमबीए के जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर डिटेल में कंसेप्ट्स को सीखना चाहते हैं तो इस बुक को आपको फॉलो करना चाहिए। तो मेरे जितने भी स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर होंगे वो सारे के सारे इसी बुक से ही मटेरियल लिया गया है। तो आई होप कि आपको ये बुक पसंद आएगी और ये लेक्चर भी पसंद आएगा। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इन डिटेल। सबसे पहले बात करते हैं कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस होते क्या हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या होता है इसके हम बारे में बात करेंगे। देखिए, कल हमने सैम्पलिंग की बात की थी, तो हमने ये कहा था कि हम सैंपल का यूज़ करते हुए पॉपुलेशन को डिफ़ाइन कर सकते हैं। कि हम पूरी पॉपुलेशन को कई बार स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि उसमें कॉस्ट बहुत लगती है, टाइम बहुत लगता है और थ्योरेटिकली कई बार पॉसिबल नहीं होता सारी पॉपुलेशन को स्टडी करना। तो हम क्या करते हैं, कुछ सैंपल को उसमें से उठा लेते हैं। ये बड़ी पॉपुलेशन है, इसमें से कुछ सैंपल हम पिक कर लेंगे और इसके बेस पे हम क्या करेंगे, इस पॉपुलेशन को डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सारी पॉपुलेशन को स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम सैंपल के बेस पे पॉपुलेशन को डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं सैम्पलिंग के अंदर। अब पॉइंट ये है कि जब मैं कुछ सैंपल उठाता हूँ तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो मेरा सैंपल होगा वो हर बार इक्वली आएगा। दोस्तों, मैं कह रहा था कि जब भी मैं पॉपुलेशन के लिए कुछ सैंपल लूँगा तो जो मेरे सैंपल होंगे पॉपुलेशन से, जो मैंने सैंपल उठाए हैं, मान लो कि मैंने एक 10 का सैंपल उठाया है, एक सैंपल लिया है मैंने 10 आइटम्स का। तो ये जो सैंपल मैंने लिया है इस बड़ी पॉपुलेशन में से, तो अगर मैं ये 10-10 के सैंपल बार बार उठाऊं तो पहली बार जो मैंने 10 का सैंपल लिया उसका जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा वो हर बार अलग अलग आएगा। ये जो मैंने 10-10 के सैंपल लिए हैं इनका जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा ये हमेशा ही अलग अलग आएगा, क्योंकि मेरी आइटम्स जो हैं हर बार अलग अलग होंगी। तो हर बार जो मैं सैंपल लूँगा वो मेरे सैंपल का जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो अलग अलग आएगा। तो अगर मैं इन मीन का और इन स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन बना दूं तो वो मेरा क्या माना जाएगा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अभी मैं आगे और डिटेल में इसके बारे में बात करूंगा, एक बार मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूं, इसको और डिटेल में समझेंगे। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जितने भी मैं सैंपल ले रहा हूं अलग अलग, उन सब सैंपल्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज़ नोन एज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। दोबारा देखते हैं कि ये क्या है। देखिए क्या कह रहा है कि हम सैंपल डेटा को यूज़ कर सकते हैं मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए। और आगे कह रहा है कि अगर हम बहुत सारे सैंपल ले लें एक पॉपुलेशन में से, तो जो हमारा स्टैटिस्टिक्स हम निकालेंगे, स्टैटिस्टिक्स मतलब मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो हम हर एक सैंपल के लिए निकालेंगे वो सेम नहीं होगी और वो वेरी करेगी सैंपल टू सैंपल। वही बात मैंने बताई कि आपके पास एक बड़ा पॉपुलेशन है, एक बड़ी पॉपुलेशन है। मैं बार बार इसको रिपीट करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए
अदरवाइज़ ये थोड़ा सा कंसेप्ट मुश्किल है, आपको समझ में नहीं आएगा। एक बड़ी पॉपुलेशन है, तो मैं इसमें से कुछ सैंपल ले रहा हूँ, मैंने इसमें से कुछ सैंपल लिए हैं। तो मान लो मेरा एक सैंपल जो है उसके अंदर 20 आइटम्स हैं, तो हर बार मैं एक 20 का सैंपल लूँगा। तो जब भी मैं 20 का सैंपल लूँगा तो इसके अंदर जो आइटम्स हैं वो हर बार मेरे सैंपल में अलग अलग होंगी। हो सकता है कि पहली 20 आइटम में ये 20 आइटम आ गई हों, दूसरी आइटम में यहाँ से कुछ आइटम्स आ गई हों, क्योंकि रैंडमली मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो इन सैंपल्स का जो मीन होगा वो हर बार डिफरेंट आएगा। मान लो पहली बार 20 आइटम्स मैंने ली, उसका मीन आ गया 25, दोबारा जब ली तो उसका आया 24, थर्ड बार जो मैंने लिया तो उसका आया 27.5, फिर मैंने एक मीन लिया, उसका आया 24.7। तो यूं करके मैं ये जो सैंपल ले रहा हूँ इसका हर बार जो मेरा मीन है वो अलग अलग आएगा। तो अगर मैं इन सब मीन को, ये जो मेरे जितने भी एवरेजेस आए हैं, इनका एक डिस्ट्रीब्यूशन बना दूं, जिसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, तो मैं जब इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगा यहाँ पे, तो वो जो है वो क्या कहलाएगा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब मैंने क्या किया, मेरे जो सैंपल के मीन हैं उन सब का एक डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया, वो क्या बन गया, मेरा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसको मैं आगे डिटेल में बताऊंगा कि ये इसका फ़ायदा क्या होने वाला है। तो अभी के लिए हम यही सीख रहे हैं कि हमारे जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे जो सैम्पलिंग मीन का, उसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग मीन का डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द पॉसिबल मीन्स ऑफ द सैंपल्स, कि मैंने जितने भी मीन्स सैंपल्स लिए थे उन सब के जितने भी मीन आने वाले हैं उन सब का क्या है, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे जो आइटम्स आएंगी मेरी, ये मेरे मीन हैं जो मैंने निकाला था 24, 25, 20, ये जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉसिबल सैंपल्स मीन। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको। स्टैटिस्टिशियंस कॉल दिस ए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन। इसका मतलब, दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, आराम से सुनिए, कोई जल्दी नहीं है हमें, बहुत टाइम लेंगे हम, ऑनलाइन लेक्चर है, आप जब भी आपका मन करे जैसे भी सुनिए, कोई कंपल्सन नहीं है। क्या किया है हमने किया ये है कि कुछ सैंपल लिए हैं, हर बार सैंपल मेरा अलग अलग आएगा। क्यों अलग अलग आएगा, क्योंकि एक बड़ी पॉपुलेशन से मैंने कुछ सैंपल लिए, मैंने कुछ सैंपल्स लिए हैं। इन सैंपल्स के जो मीन होंगे, इन सैंपल्स के जो मीन आएंगे, मीन मतलब एवरेज, वो हर बार अलग अलग आएगा, क्योंकि मेरी हर बार जो मैं आइटम्स ले रहा हूँ इस सैंपल में वो अलग अलग होंगी। इसको बोलते हैं हम सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर मतलब कि मेरी आइटम्स हमेशा ही अलग अलग होंगी। इन 20 आइटम्स के अंदर मेरा सैंपल जो है उसके अंदर आइटम्स हमेशा ही अलग अलग पिक होंगी, इसलिए कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो मीन्स में आएंगे। तो अगर इन सब मीन्स का मैं एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना दूं, मैं बता दूं कि कौन सी आइटम कितनी बार आने वाली है, तो ये क्या बन जाएगा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल सी बात है। मैंने क्या बना दिया, मेरे जितने भी मीन हैं, मेरे जितने भी सैंपल हैं, उन सब के मीन का मैंने क्या बना दिया, एक डिस्ट्रीब्यूशन। और वो मीन कहाँ से आए थे, सैंपल से आए थे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। असल में ये क्या है, असल में अगर आप देखेंगे तो ये है ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द पॉसिबल मीन्स ऑफ द सैंपल। तो ये नेट के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन क्या है, ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द पॉसिबल मीन्स ऑफ द सैंपल, कि मेरे जो अलग अलग सैंपल्स हैं उन सब के जो मीन आने वाले हैं उन सब का क्या है, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैटिस्टिशियंस इसको क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द जैसे मीन होता है, वैसे ही सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीडियन भी हो सकता है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोपोर्शन भी हो सकता है। कि आपने मीडियन लिया, आपके जो सैंपल हैं उनके मीडियन लिए, उनके मीडियन का जो मैं डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगा वो क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीडियन। इसी तरह जो प्रोपोर्शन है, मैंने क्या किया, सैंपल्स लिए, सैंपल्स के प्रोपोर्शन निकाल लिए, उन सब प्रोपोर्शन का मैं क्या बना दूंगा, एक डिस्ट्रीब्यूशन बना दूंगा, तो वो क्या बन जाएगा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन।
बट हम जनरली क्या है, मीन सबसे अच्छा रिजल्ट निकाल करके देता है, इसलिए मीन को ही ज़्यादा हम डिस्कस करते हैं। अदरवाइज ये मीडियन और प्रोपोर्शन के लिए भी आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हो। अब बात करते हैं कि हमने बात की कि आपने एक बड़ी पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल लिए, इन सैंपल्स के आपने क्या निकाले, इन सैंपल्स के आपके दो करैक्टरिस्टिक्स निकल करके आते हैं मेनली, वो है मीन और एक स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन के लिए तो हमने क्या यूज़ कर दिया था, मीन के लिए तो मैंने एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया था, जिसको मैंने क्या माना कि ये क्या है, ये है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका एक मीन भी होगा और इसका एक स्टैंडर्ड डेविएशन भी होगा। अब ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसको हमने, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन तो ये पॉपुलेशन का भी है, तो यहाँ इस पॉपुलेशन का एक स्टैंडर्ड डेविएशन है और इसका एक मीन भी है। ये जो पॉपुलेशन है, इसके मीन को हमने बोलना है म्यू। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इसको हम ग्रीक लेटर से शो करते हैं। पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसको बोलते हैं सिग्मा, ये कहलाएगा सिग्मा, और पॉपुलेशन का जो मीन होता है उसको हम बोलते हैं म्यू। तो ये जो पॉपुलेशन है, इसका भी एक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसको हम बोलेंगे म्यू, यहाँ पे म्यू आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, सिग्मा। दोबारा मैं आपको ये कंसेप्ट बता देता हूँ क्या कर रहे हैं हम लोगों ने एक बड़ी पॉपुलेशन ली है। इस पॉपुलेशन की अगर मैं आपको इसका अगर मैं स्टाइल बता दूं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो मान लो ये पॉपुलेशन ऐसी है। ये जो मेरी पॉपुलेशन है, मान लो कि मैं ये देखना चाहता हूं कि लोगों में कितने घंटे लोग मोबाइल चलाते हैं। तो ये मेरी बड़ी पॉपुलेशन है, मान लो दिल्ली की ये पूरी पॉपुलेशन है, और इसका ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकल करके आया है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं पॉपुलेशन का, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये पॉपुलेशन के बारे में बता रहा है कि क्या है। तो इसका एक मीन भी होगा और इसका एक स्टैंडर्ड डेविएशन भी होगा। तो इसका जो मीन होगा इसको बोलते हैं म्यू, और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसको बोलते हैं सिग्मा। इसको हम याद रखेंगे। अब मैंने क्या किया, इस पॉपुलेशन में से कुछ आइटम्स, कुछ सैंपल मैंने लिए हैं। अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम हो तो मैं मान लो कि मैं ये सैंपल मैंने लिए, एक 20 का मैंने सैंपल लिया। तो अगर मैं 20 का जो एक सैंपल ले रहा हूँ, उसी तरह के और भी सैंपल अगर मैं ले लूँ 20-20 के, सारे 20-20 के सैंपल अगर मैं ले लूँ, तो इन सब का जो मीन आएगा उसका अगर मैं एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना दूँ, वो ऐसे बनेगा। तो इन सब मीन का अगर मैं एक डिस्ट्रीब्यूशन बना दूँ तो उसको हम बोलेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और ये जो मैंने सैंपल लिए हैं उन सैंपल्स के मीन का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसका जो मैंने मीन लिए हैं, अलग अलग जो मैंने सैंपल्स लिए हैं उसके जो मीन्स आए हैं, इनका भी एक मीन होगा। तो उसको मैं क्या बोलूँगा, उसको मैं बोलूँगा सिग्मा सब एक्स बार। इसको बोलूँगा मैं म्यू सब एक्स बार, म्यू सब एक्स बार। और ये जो मैंने सैंपल्स लिए हैं इसका एक स्टैंडर्ड डेविएशन भी होगा। तो इसको मैं सिग्मा ना बोल करके इसको बोलूँगा सिग्मा सब एक्स बार। तो अब कंसेप्ट क्या है कि ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है और ये जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसको तो मैंने बोल दिया सिग्मा। इसको क्या बोलूँ मैं, इसको मैं बोलूँगा, ये जो सिग्मा सब एक्स बार है इसको बोलूँगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। तो हम लोग दोबारा सीखते हैं कि मैंने अभी क्या करवाया है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि चलो हम लोग पॉपुलेशन, सैंपल स्टैटिस्टिक्स और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जांपल देख लेते हैं। पॉपुलेशन क्या होगी, एक नदी है, उसके अंदर जितना भी वाटर है वो हमारी पॉपुलेशन है। तो इसको स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, तो हमने क्या किया, एक सैंपल ले लिया। क्या, 10 गैलन्स कंटेनर ले लिए हमने वाटर के, 10 गैलन हमने कंटेनर ले लिया। ये हमारा क्या बन गया, सैंपल। अब हमने देखना है
कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सैंपल स्टैटिस्टिक्स क्या होगा। तो मैंने ये जो 10 गैलन वाटर लिया है, इसी तरह के मैं अलग अलग सैंपल ले लूँगा और मैं उनका मीन निकाल लूँगा कि इसमें मरकरी कितना है, कितनी मरकरी है इसके अंदर पर मिलियन पार्ट्स ऑफ वाटर। तो उसका मुझे मीन निकालना है। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन जाएगा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन, क्योंकि मैं मीन चेक कर रहा हूँ। अगर मैं मीडियन की बात करूँ तो जितने भी बास्केटबॉल टीम के प्लेयर हैं वो मेरी पॉपुलेशन है। तो इसमें से मैंने 5 लोगों को निकाल लिया एज ए सैंपल। अब मैं इनकी मीडियन हाइट देखना चाहता हूँ कि हाइट क्या है मीडियन। तो मेरा सैंपल स्टैटिस्टिक्स क्या हो जाएगा, मीडियन, और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीडियन। इसी तरह एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसमें कितने पार्ट्स बनाए जा रहे हैं वो मेरी पॉपुलेशन है। उसमें से मैंने 50 पार्ट निकाल लिए। अब मुझे ये देखना है कि कितने पार्ट डिफेक्टिव हैं, प्रोपोर्शन क्या है। तो मेरा सैंपल स्टैटिस्टिक्स क्या हो गया, प्रोपोर्शन, और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोपोर्शन। तो मैंने आपको बताया था कि आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आप मीन का भी निकाल सकते हो, मीडियन का भी निकाल सकते हो, और प्रोपोर्शन का भी निकाल सकते हो। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है मीन, कि आप एक बड़ी पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल लोगे, इन सैंपल्स के कुछ आप अलग अलग मीन्स निकालोगे, इन सब मीन का आप क्या बना दोगे, एक डिस्ट्रीब्यूशन बना दोगे। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होगा, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने निकाला है मीन का, इसका जो मीन आएगा वो बराबर होगा पॉपुलेशन के मीन के। अभी हम दोबारा डिस्कस करेंगे। तो ये सारी बात अभी हमने डिस्कस की। अब हम डिस्कस करते हैं कि स्टैंडर्ड एरर क्या है। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपसे बात की थी कि स्टैंडर्ड एरर क्या है। अब स्टैंडर्ड एरर मैंने आपको बताया था कि स्टैटिस्टिशियन क्या करते हैं कि मैंने जो सैंपल्स लिए थे वो सैंपल्स के मीन अलग अलग आएंगे। जो मैंने अलग अलग सैंपल लिए, इन सब के मीन अलग अलग आएंगे। तो इन सब मीन्स का मैंने क्या किया, एक डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा दिया। इन सब मीन का मैं जब एक डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाऊंगा, इसको मैं बोलूंगा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। और इन मीन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को मैं क्या बोलूंगा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन। तो अब बात आती है कि ये जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है, सब मीन्स को मैंने ले लिया, जितने भी मीन्स आए हैं, जितनी भी एवरेज आई थी, उन सब को लेके मैंने एक डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया। तो इसका भी एक मीन निकलेगा, मीन्स का मीन, मीन्स का मीन, कि जितने मैंने सैंपल लिए थे उन सब का मीन मैंने निकाला था, अलग अलग सैंपलों का। इन सब का मैं क्या करूँगा, एक टोटल मीन भी निकाल लूँगा। इसको मैं बोलूँगा म्यू सब एक्स बार। और इसकी खास बात क्या होगी, ये पॉपुलेशन के मीन के इक्वल होगा। ये बहुत ही खास बात है, इसकी आगे डिस्कस करेंगे, अभी एक बार सुन लो। अब बात आती है कि जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो तो चलो पॉपुलेशन के बराबर हो गया, पर इसका एक स्टैंडर्ड डेविएशन भी होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन का एक स्टैंडर्ड डेविएशन होता है जिसको हम बोलते हैं सिग्मा। इसी तरह मैंने जो मीन लिए हैं छोटे छोटे, मैंने जो सैंपल्स लिए हैं इनके भी मीन्स आएंगे, और इनका हर एक मीन का एक स्टैंडर्ड डेविएशन भी होगा। तो मैंने क्या किया, इन सब का एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया। अब ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बनाया है, किसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मीन्स का, जो सैंपल मीन्स हैं उन सब का एक डिस्ट्रीब्यूशन है ये। तो इसका एक क्या होगा, म्यू सब एक्स बार। मीन ये क्या है, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है ये। अब इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो क्या होगा, उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड एरर। और उसका निशान क्या होगा, सिग्मा सब एक्स बार। इसको हम बोलेंगे सिग्मा सब एक्स बार। ये क्या है, ये जो आपने अलग अलग सैंपल लिए थे उनके जो मीन आए थे उन सब मीन्स का स्टैंडर्ड डेविएशन है।
तो हम स्टैटिस्टिशियंस क्या करते हैं, एक अलग वर्ड यूज करते हैं, वो वर्ड क्या है, स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर असल में क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, कि सैंपल मीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्यों कहते हैं हम, क्योंकि इसका एक अलग मीनिंग निकल करके आता है, एक स्पेसिफिक मीनिंग निकल करके आता है। तो जब भी आप स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करोगे और स्टैंडर्ड एरर की बात करोगे, दोनों अलग अलग हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो एक सैंपल का या फिर एक पॉपुलेशन का हो सकता है, बस स्टैंडर्ड एरर जो है वो हमेशा किसका होगा, जो आपका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, किसका, मीन का। मीन का जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड एरर। तो हम ये नहीं कहेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन, भी जो सैंपल मीन है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है हमने, उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया है, उसको हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन, बल्कि हम इसको क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। तो स्टैंडर्ड एरर वर्ड यूज करते ही आपको क्या समझना है, हमें ये समझना है कि एक बड़ी पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल लिए गए थे, ये जो सैंपल आए थे इनके मीन अलग अलग आए होंगे। तो हमने क्या किया, सारे मीन्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया। इन सारे मीन्स का जब आप डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे तो आपको एक तो इन मीन्स का एक सिग्मा सब म्यू सब एक्स बार मिलेगा। ये क्या है, सारे मीन्स का मीन है। और इसका एक स्टैंडर्ड डेविएशन भी मिलेगा कि आपने सारे मीन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है तो उसका एक स्टैंडर्ड डेविएशन भी होगा। उस स्टैंडर्ड डेविएशन को हम क्या बोलेंगे, सिग्मा सब एक्स बार। ये क्या है, जो हमने सैंपल मीन्स लिए थे उसका हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन बनाया था उसका ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। राइटिंग के लिए मुझे माफ़ करना, राइटिंग साफ नहीं आ रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। तो दोबारा फिर समझा रहा हूँ, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन क्या है, जो आपके सैंपल मीन्स आपने लिए थे, सैंपल मीन्स का जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन बनाया उसका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। ये नहीं बोलेंगे हम, ये लंबा पड़ रहा है हमें, हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। तो दो चीज़ें निकल करके आई हैं अभी तक। पहली चीज़ क्या निकल करके आई कि एक बड़ी पॉपुलेशन में से हमने एक सैंपल लिया मैंने 20 आइटम्स का। अब अगर मैं 20 आइटम्स के हर बार सैंपल ले लूँ, ये मैं क्यों ले रहा हूँ सैंपल, ये एक बार बताने के लिए बता रहा हूँ आपको कि अगर मैं एक 20 का सैंपल लेता हूँ, फिर दूसरा फिर 20 का लेता हूँ, तीसरा फिर 20 का लेता हूँ, इस तरह मैंने अगर कुछ सैंपल इकट्ठे कर लिए तो इन सब सैंपल्स का मीन अलग अलग आएगा। ऑब्वियसली अलग अलग आएगा क्योंकि हर एक के अंदर आइटम अलग अलग आनी है बाई चांस, क्योंकि मैं रैंडम सैम्पलिंग यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इन सब मीन्स का एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना दूंगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की मेरी वीडियो आने वाली है, उनको भी आप देख लेना, वो यूट्यूब पे मिल जाएंगी। तो ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसका एक मीन होगा, उसको हम बोलेंगे म्यू सब एक्स बार। और इसका एक स्टैंडर्ड डेविएशन भी होगा, किसका, ये जो मैंने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है मीन का, इसका एक स्टैंडर्ड डेविएशन भी होगा। तो इसको मैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन नहीं बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। एक बार दोबारा फिर इसको आप वीडियो को रिवाइंड कर लेना, बार बार सुन लेना, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप एक नए स्टूडेंट हो तो ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इतनी जल्दी समझ में नहीं आने वाला। आगे चलिए, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपल मीन क्या नापता है, क्या मेजर करता है। इट मेजर्स द एक्सटेंट टू विच वी एक्सपेक्ट द मीन्स फ्रॉम द डिफरेंट सैंपल टू वेरी। ये क्या बताएगा कि मैंने जो सैंपल्स लिए थे बड़ी पॉपुलेशन में से मैंने जो सैंपल्स लिए थे अलग अलग, तो उनके जो मीन आए थे, हर एक का मीन अलग अलग आएगा। ये मीन जो आए हैं ये आपस में एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं,
कितने अलग अलग हैं उस सब को मेज़र क्या करता है, स्टैंडर्ड एरर। तो ये जितना कम होगा उतनी अच्छी बात है। मतलब कि मेरा ये जो पहले का जो मीन आया था ये दूसरे सैंपल के मीन से कम है, तो ये जितना कम होगा उतना ही अच्छा माना जाता है, और जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब उतना ही सैंपलिंग एरर ज़्यादा है। अब बात ये आती है कि ये क्या अलग अलग होगा। बिल्कुल अलग अलग होगा, क्योंकि मैंने जो सैंपल लिए हैं, मैंने जो सैंपल्स लिए थे, उस सैंपल का मीन हर बार अलग अलग होगा। तो ये जो मीन जितना एक दूसरे से दूर ज़्यादा होगा उतना ही स्टैंडर्ड एरर आपका ज़्यादा आएगा, और जितना स्टैंडर्ड एरर ज़्यादा आ रहा है वो उतना ही नुकसानदायक है, क्योंकि उतना ही हम पॉपुलेशन को स्टडी करने में दिक्कत होगी हमें। हम कर क्या रहे हैं, हम पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए कुछ सैंपल ले रहे हैं। तो हम जितना अच्छा सैंपल लेंगे और उनमें जितना स्टैंडर्ड एरर कम होगा उतना ही हम अच्छा पॉपुलेशन को स्टडी कर पाएंगे, उसकी करैक्टरिस्टिक्स को बता पाएंगे। तो हमारा स्टैंडर्ड एरर हमेशा कम होना चाहिए। स्टैंडर्ड एरर कम कब होगा, जब हमारा सैंपल का साइज जो है वो ज़्यादा होगा। अगर मान लो मैं एक सैंपल लेता हूँ 30 का, और एक सैंपल मैं लेता हूँ 10 का, और एक सैंपल मैं लेता हूँ 50 का, तो ये जो 50 वाला सैंपल है इसका स्टैंडर्ड एरर सबसे कम आएगा। 10 वाला जो है इसका स्टैंडर्ड एरर ज़्यादा आएगा, क्योंकि वहाँ एवरेज का चक्कर निकल करके आता है। तो इसलिए मेरा स्टैंडर्ड एरर जो है, अगर उसे मुझे कम करना है तो मुझे सैंपल साइज हमेशा ज़्यादा रखना चाहिए। अब बात आती है, अगर मेरा सैंपल मीन जो है उसका स्टैंडर्ड एरर जो है वो कम है, लेस स्प्रेड आउट है, तो ये बहुत ही बढ़िया पॉपुलेशन को स्टडी करेगा। और अगर मेरा जो स्टैंडर्ड एरर ज़्यादा है तो ये मेरे पॉपुलेशन को स्टडी उतना अच्छा नहीं कर पाएगा, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब जो मैंने आपको बताया है उसको मैं दोबारा आपको ग्राफ के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इन मोर डिटेल। तो आप इसको थोड़ा सा और दोबारा देखना ताकि आपको पूरी तरह क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले क्या है, मैं सबसे पहले एक पॉपुलेशन लूँगा, एक बड़ी पॉपुलेशन है मेरे पास, और उसका मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन है। ये जो पॉपुलेशन है मेरी ये जो पॉपुलेशन है, इसका एक बड़ी पॉपुलेशन मैंने ली है। मान लो मेरी पॉपुलेशन का नाम है कि दिल्ली के अंदर कितने लोग हैं जो एक दिन में स्मोकिंग कर रहे हैं, कितनी सिगरेट्स को स्मोक कर रहे हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन निकल करके आया है पॉपुलेशन का। ये जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है इसको मैंने बोला है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ये पूरी दिल्ली की पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये अगर आप देख रहे होंगे तो ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो इस तरह का होता है जो दोनों तरफ से बराबर होता है। बट ये थोड़ा सा जो है लेफ्ट साइड को ज़्यादा झुका हुआ है, तो इसको हम लेफ्ट साइड स्क्यूड बोलेंगे। तो अब इस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की क्या खास बात है कि एक तो इसका ये जो मीन है उसको हम क्या बोलेंगे, म्यू, ये मीन है पॉपुलेशन का, और एक इसका एक स्टैंडर्ड डेविएशन है जिसको हम बोलेंगे सिग्मा। तो ये क्या है, दिल्ली के अंदर लोग एवरेजली कितनी सिगरेट पी रहे हैं उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन है। अब क्या होगा, ये जो मेरा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर इस पॉपुलेशन में से मैं कुछ सैंपल निकाल लूँ, अगर समहाउ मैं जितने भी सैंपल निकाल सकता हूँ उन सब सैंपलों को निकाल लूँ। मान लो मैंने 10 लोगों का एक सैंपल लिया है, तो मैं 10-10 लोगों के सैंपल ले लूँ अगर, तो यहाँ मेरा एक सैंपल आएगा, एक सैंपल यहाँ, एक तीसरा। तो ये तो मेरी स्क्रीन यहाँ ख़त्म हो रही है, अदरवाइज़ मैं और भी आगे चला जाता, बहुत सारे सैंपल मैं ले लेता। तो मैंने एक 10 लोगों का सैंपल लिया और उन लोगों ने जितनी भी सिगरेट पी है उसका यहाँ ग्राफ बना दिया मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह यहाँ भी मैंने ग्राफ बना दिया। ये मेरे 10 लोगों का ग्राफ आया कि वो कितनी सिगरेट पी रहे हैं। तो इस तरह से ये सारे ग्राफ आपके यहाँ हर बार अलग अलग आएंगे, और इन सब का एक
मीन भी होगा, होगा ही होगा। वो तो जितने मैंने सैंपल लिए हैं 10-10 के, उन सब का भी एक मीन होगा, होगा ना। मैंने क्या किया, 10-10 लोगों के सैंपल लिए, यहाँ पे मैंने कुछ सैंपल ही दिखा पा रहा हूँ, आगे मैंने और सैंपल ले लिए, काफ़ी सारे सैंपल ले लिए, तो मैं उन सब सैंपल्स को यहाँ शो कर रहा हूँ। तो क्या किया मैंने, एक बड़ी पॉपुलेशन है मेरे पास, ये दिल्ली में सिगरेट पीने वाले लोगों की कितनी सिगरेट पी रहे हैं उसका मेरे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें से मैंने 10-10 लोगों के सैंपल यहाँ निकाल लिए। तो क्या होगा बेटा, हर बार ये जो सैंपल होगा इसका मीन जो है वो अलग आएगा, हर सैंपल का मीन जो होगा वो अलग होगा, क्योंकि मैंने सैंपल के अंदर जो आइटम उठाई है हर बार वो रैंडम सैंपलिंग से उठाई है, इसलिए वो अलग अलग आएंगी। तो अब ये जो मीन अलग अलग आ रहे हैं, मैं क्या करूंगा आगे, इन सब मीन का एक ग्रैंड मीन निकाल लूंगा। देखो क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने क्या किया, मेरे पास एक पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका एक मीन है जिसको हम बोलते हैं म्यू, और इसका एक स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब मैंने क्या किया, इस पॉपुलेशन में से 4 सैंपल दिखा रहा हूं, हालांकि मैंने 10 लिए थे पर किताब के अंदर ये 4 सैंपल मैंने उठा लिए। इनके हर एक का मीन होगा और हर एक का एक स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। अब आपको पता होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो हमेशा किससे शो किया जाता है, एस से। पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो सिग्मा से, पॉपुलेशन का जो मीन होता है उसको बोलते हैं म्यू, जो सैंपल मैंने लिया है उसका जो मीन होगा उसको बोलते हैं एक्स बार, और इसका जो सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसको बोलेंगे एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल। तो मैंने हर एक सैंपल का मीन निकाल लिया और हर एक का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, और ये अलग अलग आएगा, इन चारों का अलग अलग आएगा। अगर मेरे पास और टाइम होता तो मैं और भी सैंपल ले लेता, उन सब के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन में निकाल लेता। अब आगे क्या हुआ, यहाँ तक मैं पहुँच गया। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक बड़ी पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल निकाले, इन सब सैंपल्स का मैंने मीन निकाला, ये मीन हर बार अलग अलग आएगा और इन सब सैंपल का एक स्टैंडर्ड डेविएशन भी होगा। अब मैं क्या करूँगा, ये जो सारे मीन है इनका मैं क्या बना दूंगा, एक डिस्ट्रीब्यूशन बना दूंगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। वो हमेशा ही आपको इस शेप में मिलेगा जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल शेप। तो ये क्या है, सैंपल मीन का डिस्ट्रीब्यूशन है, सैंपल मीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। तो अब इसका भी एक मीन होगा, जो मैंने मीन्स का मीन निकाला है उसका भी एक मीन होगा, वो ये रहा, म्यू सब एक्स बार। इसको क्या बोलूंगा, मीन ऑफ सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको क्या बोलूंगा, मीन ऑफ सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो आपको लिखा मिलेगा, ये रहा। इसको मैं बोलूंगा क्या, ये भी समझने वाली बात है, जो आप एमकॉम के स्टूडेंट्स हैं तो इसको बोलूंगा म्यू सब एक्स बार। जो आइटम नीचे होती है उसको सब में ले आते हैं, म्यू सब एक्स बार। तो ये है क्या, मीन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका एक स्टैंडर्ड डेविएशन भी होगा, उसको मैं स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बोलूंगा, उसको मैं क्या बोलूंगा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। ये रहा स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। ये क्या है, मैंने जितने भी सैंपल लिए हैं उनको जब मैंने यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में दिखाया तो उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा उसको मैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन ना बोल करके क्या बोलूँगा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। तो ये सारी कहानी है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की। अब आप कहोगे सर ये मैंने क्यों किया सारा, कि सर आपने ये सैंपल्स क्यों लिए और फिर अब ये जो लास्ट में ये निकल करके आया है इसका क्या कहानी है। तो इसकी एक बहुत ज़बरदस्त कहानी निकल करके आएगी। वो कहानी क्या कहती है, वो कहानी ये कहती है कि ये जो मैंने सैंपल्स लिए हैं, इन सब सैंपल्स का जब मैं मीन निकाल लूँगा तो वो मीन पॉपुलेशन के मीन के बराबर होगा। आप चकित रह जाओगे ये बात सुन के कि अभी तक मैंने जो सब कुछ किया है उसके पीछे की राम कहानी क्या है, कि एक बड़ा पॉपुलेशन मेरे पास था, इस पॉपुलेशन का मैंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया, वो ये है। इसका एक
मीन है और इसकी एक स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये मेरी पॉपुलेशन है। इस सारी पॉपुलेशन को मैं स्टडी नहीं कर सकता, तो मैं क्या करता हूं, इस सारी पॉपुलेशन को स्टडी करने के बजाय एक सैंपल लेता हूं 20 आइटम्स का या 30 आइटम्स का। अब अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं और सैंपल भी ले लूंगा। इन सब सैंपल्स का मैं क्या करूंगा, मीन निकाल लूंगा। इन सब का मैं क्या निकाल लूंगा, मीन निकाल लूंगा। तो ये सारे मीन जो होंगे वो अलग अलग होंगे, बट जब मैं इन सारे मीन्स को इकट्ठा करके एक और डिस्ट्रीब्यूशन बना दूंगा तो वो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। मैंने क्या किया, सारे मीन्स का एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया, वो ऐसे बनेगा। अब इसकी खास बात क्या है कि इस का भी एक मीन होगा, इन सब मीन्स का एक मीन होगा, उसको मैं बोलूंगा म्यू सब एक्स बार। ये जो मीन का मीन जो निकल करके आ रहा है ये मेरे पॉपुलेशन के मीन के बराबर होगा। देखो कितना चमत्कार हुआ कि पॉपुलेशन के मीन को निकालने के लिए मुझे कुछ सैंपल्स के मीन निकालने होंगे और उन सब मीन का एक क्या बना दूं, मैं मीन का मीन निकाल लूं तो वो मेरे पॉपुलेशन के मीन के बराबर होगा। तो अगर मुझे पॉपुलेशन का मीन का पता भी ना हो तो भी मैं क्या करूंगा, कुछ सैंपल के मीन ले लूंगा और इन सब मीन का एक ग्रैंड मीन निकाल लूंगा। डिस्ट्रीब्यूशन से जो मीन आएगा वो मेरी पॉपुलेशन के मीन के बराबर होगा। अब आप कहोगे सर ये तो ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या बना? तो यहाँ जो मेरा स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन आएगा तो क्या ये भी इसके बराबर होगा पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन के? नहीं। ये जो मेरा मीन आएगा, ये जो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन या स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन आएगा, ये पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसके अंडर रूट n के बराबर होगा। ये आगे आएगा, हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये सारी कहानी समझ में आ गई होगी कि अगर मेरे पास कुछ सैंपल मीन अगर मैं ले लूँ, उन सब मीन का जो मीन निकल के आएगा वो पॉपुलेशन मीन के बराबर होगा और स्टैंडर्ड एरर जो है वो पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन के अंडर रूट n के से डिवाइड करने के बराबर होगा। अब बात करते हैं कि अगर नॉर्मल पॉपुलेशन से मैं सैंपलिंग करता हूँ, नॉर्मल पॉपुलेशन का क्या मतलब हुआ? किसी पॉपुलेशन को नॉर्मल कब बोलोगे कि अगर उस पॉपुलेशन का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से बेल शेप में हो, आधा एरिया यहाँ बराबर होगा, आधा एरिया इसके बराबर होगा, ये 50% होगा और ये भी 50% होगा, इसको बोलते हैं नॉर्मल कर्व। तो अगर मैं नॉर्मल पॉपुलेशन से सैंपलिंग करता हूँ तो क्या फ़र्क आने वाला है मेरी सैंपलिंग के अंदर और क्या बनने वाला है? सबसे पहले क्या हुआ, मान लो मैं एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन से, मेरी पॉपुलेशन क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब कि मेरी जो पॉपुलेशन है वो इस तरह से बेल शेप्ड है, बहुत ही अच्छी मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है, इस तरह से आधी आइटम यहाँ बराबर है। तो मान लो मैंने एक सैंपल लिया, उसका जो मीन आया, सैंपल का जो मीन आया वो है 100 और सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 25। ये सैंपल का नहीं है, ये पॉपुलेशन का है, सॉरी। पॉपुलेशन जो है मेरी एक, उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है और मीन जो है जिसको हम बोलेंगे म्यू और स्टैंडर्ड एरर डेविएशन। तो मेरी ये जो पॉपुलेशन है इसका जो मीन है वो है 100 और स्टैंडर्ड एरर स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 25, जिसको मैं बोलता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब क्या हुआ, मैंने क्या किया, इस पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए 5 के सैंपल उठा लिए, 5 का सैंपल उठा लिया। अब जब मैं 5 का सैंपल उठाऊंगा तो मेरी ये जो पॉपुलेशन है बड़े वाली, इसमें से 5 आइटम को उठाऊंगा मैं। मान लो मैंने इन 5 आइटम को उठा लिया, तो जब मैं 5 आइटम को उठाऊंगा तो उनका मैं एवरेज करूंगा मीन निकालने के लिए। तो उनका जब मैं एवरेज करूंगा तो उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा सिग्मा मेरे सैंपल का, एस जो आएगा वो पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन से कम होगा। क्यों कम होगा, दोबारा देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, थोड़ा सा मुश्किल है ये। क्या कह रहा है कि मेरी जो
ओरिजिनल पॉपुलेशन है, दोबारा मैं आपको करवा रहा हूँ कि मेरे पास एक नॉर्मल पॉपुलेशन है, ये मेरा नॉर्मल पॉपुलेशन है, इसका जो मीन है वो है 100 और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 25। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक 5 का सैंपल ले रहा हूँ। तो जब मैं 5 का सैंपल लूंगा इस बड़ी पॉपुलेशन में से, तो इस पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 25। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है कि जो आइटम्स हैं वो मीन से या एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं? एवरेजली 25 पॉइंट की दूरी पे। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का पता हो, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है कि एवरेजली आइटम्स जो है वो मीन से कितनी दूर है? 25 पॉइंट दूर है। वो 25 kg भी हो सकता है, 25 इंच भी हो सकता है, जो भी आपका एलिमेंट है उस हिसाब से। अब मैंने क्या किया, इनमें से एक 5 का सैंपल लिया। तो जब मैंने 5 का सैंपल मैं लूँगा तो मान लो मैंने ये 5 आइटम उठाई, 1 2 3 4 और 5। इन सब को जब मैं प्लस प्लस करूँगा 5 आइटम्स को और डिवाइड बाय 5 जब कर दूंगा तो मेरा कुछ मीन आएगा और फिर इसका एक स्टैंडर्ड डेविएशन भी आएगा। तो ये जो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा ये इस पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन से कम आएगा। क्यों कम आएगा? क्योंकि मैंने क्या किया, आइटम्स को एवरेज कर दिया 5 के हिसाब से। तो इसी तरह अगर मैं 20 आइटम ले लूं तो 20 आइटम को मैं एवरेज करूंगा, डिवाइड बाय 20 करूंगा, तो मेरा जो मीन आएगा और जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा इस सैंपल का वो और भी कम आएगा। इसका मतलब कि मेरा जो ओरिजिनल में जो मेरा पॉपुलेशन थी, मान लो मेरी ये पॉपुलेशन है, इसका ओरिजिनल साइज ऐसा है, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है। म्यू कितना था? 100। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था? 25। अब मैंने जब 5 का सैंपल लिया तो मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा 5 के सैंपल वाला वो कुछ ऐसा बनेगा, थोड़ा सा ऊपर बनेगा वो, क्योंकि मैंने क्या किया, 5 की एवरेज ली थी। तो जब मेरा सैंपल साइज 5 होगा तो मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं सैंपल साइज को 5 की बजाय 15 कर दूं या 25 कर दूं तो ये और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आइटम्स जो है वो क्या हो रही हैं, एवरेज हो के कम हो रही हैं। इससे जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है वो और भी अच्छा बनेगा, इस तरह बनेगा। तो ज्यों ज्यों मैं सैंपल साइज को इंक्रीज करता जाऊंगा, ज्यों ज्यों मेरा सैंपल साइज इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा वो नॉर्मल की तरफ होता चला जाएगा। और अगर मैं सैंपल साइज को 30 कर दूं तो ये लगभग नॉर्मल ही हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि जब नॉर्मल पॉपुलेशन से मैं सैंपलिंग लेता हूं तो ज्यों ज्यों मैं सैंपल साइज को बढ़ाता चला जाऊंगा तो मेरा जो स्टैंडर्ड एरर है वो और भी कम होता चला जाएगा और वो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में ना रखते हुए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। ये देखिए आ गया है ये जो मेरा डार्क कलर के अंदर सीधी लाइन जो है ये मेरी पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन है। ये मेरे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन कितना था, 100 था, और जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था, 25, और मीन कितना था, 100। मैंने क्या किया, 5 का जब सैंपल लिया उसका अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा दूं, 5 के सैंपल के डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि मैं 5 के सैंपल लूंगा और इन सब का जो मीन आएगा उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाऊंगा, तो वो इस तरह से बनेगा जो आप ये डॉटेड लाइन देख रहे हो। तो ये और भी अच्छा बना। पॉपुलेशन जो है मेरी थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूशन था जो नॉर्मल नहीं था। 5 की पॉपुलेशन 5 का सैंपल लेते ही क्या हुआ, एवरेज की वजह से वो और बढ़िया हो गया, तो मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन बना वो नॉर्मल बन गया। अब अगर इसी को ही मैं और बढ़ा दूं, 5 की बजाय 20 कर दूं, तो क्या होगा, और ज़्यादा मेरा एवरेज की वजह से इफेक्ट बढ़ जाएगा और कम हो जाएगा मेरा डिस्पर्जन, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो और कम हो जाएगा, स्टैंडर्ड एरर मेरा और कम हो जाएगा और मैं पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में ना रखते हुए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ पहुंच जाऊंगा। ये देखिए, ये जो डार्क कलर वाला है ये मेरे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन 25 है और जिसका मीन कितना है, 100। अगर मैं 5 का सैंपल साइज लेता हूं तो मैंने बताया आपको पीछे वाले में कि ये इस तरह से और ऊपर उठ जाएगा। इसका मतलब
डिस्पर्जन जो है वो कम हो गया है। ये जितना फैला हुआ होगा उतना ही ज़्यादा डिस्पर्जन होता है। ये मान लो मेरा एक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये यूँ है, इसका मतलब वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है, स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज़्यादा है। जब मैंने 5 का सैंपल लिया तो ये यूँ हो गया, और अगर मैं 25 का सैंपल ले लूँ तो ये और भी अच्छा हो जाएगा, डिस्पर्जन और भी कम हो जाएगा, वेरिएबिलिटी और भी कम हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जब भी आप n साइज़ को इंक्रीज करोगे। तो जैसे ही मैं सैंपल साइज़ को 5 से 20 पे ले आता हूँ तो मेरा जो स्टैंडर्ड एरर है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, और वो उतना ही अच्छा पॉपुलेशन के बारे में बताएगा। तो ये बहुत ही अच्छा एक कंसेप्ट था जो ये बता रहा है कि सैंपल साइज़ के इंक्रीज़ होने पे क्या होता है। सैंपल साइज़ के इंक्रीज़ होने पे आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर वेरिएबिलिटी कम हो जाती है, और वो लगभग नॉर्मलिटी को ही छूने लग जाता है। अब हम बात करेंगे कि ये जो सारी कहानी मैंने आपको बताई है इससे क्या निकल करके आता है। अगर आपकी पॉपुलेशन जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ एक पॉपुलेशन बेटा ऐसी होती है जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, कुछ एक पॉपुलेशन ऐसी होती है, आइटम्स ऐसी होती हैं जिनका हमें पता नहीं होता, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है। 3 तरह की पॉपुलेशन हो सकती है। एक तो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये है कि दोनों तरफ से बराबर है, इसको बोलते हैं नॉर्मल। एक होता है कि पॉपुलेशन जो है वो लेफ्ट साइड को झुकी हुई है, एक होता है कि पॉपुलेशन जो है वो राइट साइड को, डिस्ट्रीब्यूशन जो है राइट साइड को झुका हुआ है। इस तरह का पॉपुलेशन भी आ सकती है। ये दोनों नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये वाली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उसमें से अगर मैं कुछ सैंपल लेता हूं और उनका अगर सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना लेता हूं तो उससे क्या पता लगता है। तो मैंने आपको बताया था कि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होगा, मैंने जो सैंपल्स लिए थे उन सैंपल्स का जो मीन आया था, अगर मैं उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन बना दूं जिसको मैं बोलता हूं सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, इसको मैंने क्या कहा था, म्यू सब x बार, इट विल बी इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। कितनी बड़ी बात है कि पॉपुलेशन के मीन के बराबर होगा मेरे सैंपल्स के मीन का मीन, और इसका जो स्टैंडर्ड एरर होगा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, इट विल बी इक्वल टू, इसको मैं क्या बोलूँगा, सिग्मा सब x बार, इट विल बी इक्वल टू पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अंडर रूट n। ये 2 प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है, यही प्रॉपर्टीज आपको पूरी स्टैटिस्टिक्स में काम आएंगी। प्रॉपर्टी क्या है, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हैज ए मीन विच इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मैंने जो अलग अलग सैंपल्स लिए थे उन सब के जो मीन्स आए थे उनका मैंने क्या बना दिया, एक डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया। इसका जो मीन आएगा ये किसके बराबर होगा, पॉपुलेशन के मीन के बराबर होगा। ये रहा, ये पहली प्रॉपर्टी है। ये बहुत ही बड़ी बात है कि आपने कुछ सैंपल्स लेने हैं, उन सैंपल्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, सैंपल्स के मीन्स का जो मीन आएगा वो पॉपुलेशन के मीन के बराबर होगा। दूसरा पॉइंट कि आपका जो दूसरा पॉइंट कि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, जिसको हम स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोलना, हमने क्या बोलना है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। ये किसके इक्वल होगा, पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड बाय अंडर रूट n। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अंडर रूट n, स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल मीन। इसको आप जितनी ज़्यादा हो सके उतना याद कर लीजिए, उतना ही आपको फ़ायदा करेगा। 2 प्रॉपर्टीज़ याद करनी है बेटा आपको, स्टैटिस्टिक्स एडवांस हम सीख रहे हैं, काफ़ी आगे पॉइंट आपको याद रहेंगे। ये कि मैं जो पॉपुलेशन का जो मीन है उसको अगर निकालना ना चाहूँ तो मैं कुछ सैंपल्स लूँगा, उन सैंपल्स का डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊँगा, उसका जो मीन होगा दैट विल बी इक्वल टू पॉपुलेशन मीन, और स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन विल बी इक्वल टू पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एरर स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n। तो ये क्या है, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का
स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर। तो स्टैंडर्ड एरर जितना बढ़िया समझ लोगे ना, उतना ही स्टैटिस्टिक्स समझना आसान हो जाएगा। स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन क्या है कि मैंने जो सैंपल मीन्स लिए थे, उन सब मीन्स का मैंने एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाया था, इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया है उसको मैं बोलूँगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। ये जितना कम होगा उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए, वो हमारी पॉपुलेशन के उतने ही नज़दीक पहुंच जाएगा वेरिएबल। चलिए एक एग्जांपल करते हैं, उसके थ्रू कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सैम्पलिंग जो है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे काम करता है और कैसे आप इसको सीख सकते हैं। एग्जांपल देखिए कि एक बैंक जो है वो कैलकुलेट करता है कि इसके बैंक के अंदर इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट जो है वो किस तरह के हैं, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कि इनके अंदर जो लोगों ने सेविंग अकाउंट खुलवा रखा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। खुद ही कह रहा है कि मेरी जो पॉपुलेशन है वो कैसी है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरह से बराबर है। मीन कितना है 2000 रुपये और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 600 रुपये। तो इस पॉपुलेशन का मीन हो गया 2000 और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 600। तो एवरेजली लोगों के पास जो सेविंग अकाउंट है उसमें एवरेजली जो है 2000 रुपये पड़े रहते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 600, मतलब एक दूसरे से 600 की दूरी पे कम ज़्यादा आपको एवरेजली आइटम देखने को मिलेंगी। तो इसने क्या किया, एक रैंडम सैंपल लिया है 100 अकाउंट्स का, 100 लोगों का सैंपल उठाया और अब ये जानना चाह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरा जो सैंपल मीन आएगा इस 100 सैंपल का जो हमने उठाया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि सैंपल मीन जो है वो 1900 और 2050 के बीच में आएगा। एवरेजली हमें पता लग गया कि पॉपुलेशन की जो म्यू है वो 2000 है और पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 600 है। हमने क्या किया, एक 100 का सैंपल लिया है और हमें अब ये बताना है कि क्या चांसेस हैं कि मैंने जो 100 लोग लिए हैं इनका जो एवरेज आएगा वो 1900 और 2050 रुपये के बीच में आएगा। तो हमें पहले 1900 की एवरेज निकालनी है, फिर 2050 के आने की एवरेज निकालनी है। तो हम इसको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से निकालने की कोशिश करेंगे, ग्राफ के माध्यम से निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन कंसेप्ट का यूज करेंगे, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो इनफाइनाइट है। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन जो है वो दो सिचुएशन में निकलता है। एक, जब आपकी पॉपुलेशन जो है वो इनफाइनाइट हो, इसके अलग अलग फार्मूले हैं, और एक जब आपकी पॉपुलेशन फाइनाइट हो। अब बैंक के जो इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट हैं वो तो करोड़ों में है, क्योंकि एक SBI बैंक है, मान लो उसके पास करोड़ों खाते हैं, करोड़ों अकाउंट्स हैं, तो उसको स्टडी करना पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको इनफाइनाइट पॉपुलेशन मान लेंगे और फाइनाइट के लिए हम अलग से निकालेंगे फार्मूला, वो क्या होगा। तो जब आपकी फाइनाइट पॉपुलेशन ना होकर के इनफाइनाइट पॉपुलेशन होती है तो उसका फार्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन निकालने का। अब बेटा आगे से तो देखो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन ही चलेगा। जितनी मैंने बातें करनी थी वो शुरू के 50 मिनट में मैं कर चुका हूँ। आप दोबारा इस वीडियो को सुन लेना, कोई जल्दी नहीं है, खुद बुक को पढ़ लेना और वीडियोस देख लेना, बट आप स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन को समझो। तो इनफाइनाइट पॉपुलेशन के लिए स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन का क्या फार्मूला रहेगा, ये क्या है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अंडर रूट n। तो ये सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम बोलते हैं सिग्मा, और n क्या है, सैंपल का साइज। तो इनफाइनाइट पॉपुलेशन के लिए फार्मूला क्या रहेगा, अंडर रूट n से डिवाइड होगा आपका पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमारे एग्जाम्पल के अंदर हमने क्या निकालना है, अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन का फार्मूला आपको पता है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अंडर रूट n। पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन 600 था, सिग्मा जो n था वो आपका 100 था, उसका हमने अंडर रूट कर दिया, तो ये आपका आ गया 60।
तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन कितना आ गया, 60 आ गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब निकल करके आ रही है कि मैं क्या करूंगा, अब जेड टेबल का यूज करूंगा। जेड टेबल का मैं यूज करूंगा, जिसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स टेबल 1। अपेंडिक्स टेबल 1 मैं देखूंगा, बुक के अंदर अपेंडिक्स टेबल 1 दी गई होगी आपको। उस टेबल का यूज करते हुए जेड वैल्यूज की जो टेबल है उसको यूज करते हुए मैं ये पता करूंगा कि मेरा जो एरिया है इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वो मीन से कितनी दूर है। ये मेरा मीन है और ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। अगर आपको याद हो, आप एडवांस स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो, तो एक नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो है वो 0 होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है। हमेशा आपको ये प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी कि मीन इसका 0 मिलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 1 मिलेगा। इधर का जो एरिया है और इधर का जो एरिया है ये -1 और +1 मिल जाएंगे आपको। क्लियर? तो 50% ये एरिया हो गया और 50% ये एरिया हो गया। तो ये आपका इधर 1, 2, 3 तक जाता है और ये यहाँ 1, 2 और 3 तक जाता है। यहाँ तक ये आपका 50-50% दोनों तरफ आपको मिलेगा। तो अब मैं क्या करूँगा बेटा, मैं किसी भी वेरिएबल को स्टैंडर्ड वेरिएबल के हिसाब से चेंज करके उसको देख सकता हूँ। कैसे? जैसे एक इक्वेशन है, उसको आपने हमेशा याद रखना है, दिल में बिठा लो उसको। एक इक्वेशन है कि जेड वैल्यू कैसे निकलेगी, x माइनस म्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको ध्यान से समझना, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे मेरे पास कुछ वेरिएबल्स हैं, x की वैल्यूज दे रखी हैं 2, 4, 5, 8, 10, 15, 8, 5। ये कुछ x की वेरिएबल्स हैं। इसका अगर मैं मीन निकाल लूं, मान लो ये मीन मेरा आ गया 10, ठीक है, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 3। ये यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं मान रहा हूँ। इसका आप निकाल के देखो तो कुछ और आएगा, पर समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास ये कुछ डाटा है, इसका मैंने मीन निकाल लिया और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये पता करना है कि ये जो 4 है ये मेरे मीन से कितनी दूर है। ये जो मेरी आइटम है ये मेरे मीन से कितनी दूर है। मेरा मीन 10 है, मेरा मीन कितना आया, एवरेज कितनी आई, 10। तो मुझे अगर किसी भी आइटम को स्टैंडर्डाइज करना हो, किसी भी वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज करना हो कि ये जो मेरा नॉर्मल ग्राफ है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें अगर मुझे ये देखना हो कि ये मेरा मीन है, ये मेरा मीन हो गया ना, ये मेरा मीन है और ये मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो मुझे अगर ये देखना हो कि स्टैंडर्ड ग्राफ के ऊपर ये मेरा जो आइटम है 4, जो मैंने आइटम ली है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ये कितनी दूर है मेरे मीन से, स्टैंडर्डाइज के हिसाब से यहाँ इस वेरिएबल टेबल के ऊपर। तो उसको देखने के लिए मेरे पास क्या है, मेरे पास एक टेबल है जिसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स टेबल 1। तो मुझे अगर किसी भी वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज करना हो, स्टैंडर्डाइज करने का मतलब ये है कि मुझे अगर ये देखना हो कि ये मीन से कितने स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है, कि ये जो मेरा 4 है ये मेरे मीन से, मेरा मीन क्या है 10, ये मेरे मीन से कितने स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है। वैसे तो स्टैंडर्ड डेविएशन 3 आया है, ये तो एवरेज है कि एवरेजली 3 स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है। बट मुझे अगर नॉर्मल कर्व के अंदर मुझे अगर ये देखना हो कि मीन मेरा 0 है, स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा 1 है, तो मुझे अगर किसी भी वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज टेबल के ऊपर देखना हो कि ये आइटम मेरे मीन से कितने स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है, तो मुझे एक इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं जेड वैल्यू। तो जेड वैल्यू क्या है कि किसी भी वेरिएबल को अगर आपने स्टैंडर्डाइज करना है तो उसको मीन में से माइनस कर दो और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दो। तो यहाँ मेरा जो एग्जांपल था उसमें मेरा जो आइटम थी वो थी 4, मेरा मीन जो था वो था 10 और स्टैंडर्ड एवरेज था मेरा 3। तो ये -6.3 आ गया, तो -2 स्टैंडर्ड डेविएशन।
तो मेरा जो वेरिएबल था वो क्या था, 4, और मुझे ये देखना था कि ये जो मेरा वेरिएबल है ये मीन से कितने स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है। तो मुझे पता लग गया कि ये 2 स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है, यहाँ से निकल करके आया था ना, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है माइनस का। और मुझे ये भी पता है कि एक जो मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो टेबल होती है, ये मेरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल है, इतनी सुंदर नहीं बन रही, उसके लिए सॉरी। यहाँ मेरा मीन 0 होता है और यहाँ मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है। ये एरिया 50% होता है, ये एरिया 50% होता है। ये प्लस का एरिया है, ये माइनस का एरिया है। ये यहाँ -3, -2, -1 स्टैंडर्ड एरर, ये प्लस का 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये प्लस का 2 एरिया और ये प्लस का 3 एरिया। ये 3 स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है। तो अब मुझे पता लग गया था कि मेरा जो वेरिएबल था 4, ये मेरे मीन से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है माइनस के। ये माइनस का 2 स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ आता है, तो ये यहाँ इतनी दूर है। अब अगर मुझे ये पता लग गया कि ये 2 स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है, तो क्या मैं इस एरिया को निकाल सकता हूँ? ये पूरा एरिया 50% है, तो ये जो एरिया होगा ये वाला, तो ये मैं निकाल सकता हूँ ना। ये अगर मैं देखूँ टेबल के अंदर, एक मैं टेबल दिखाता हूँ आपको, वो टेबल का नाम है अपेंडिक्स टेबल 1, जो बताता है कि आपके मीन से कितने स्टैंडर्ड डेविएशन कोई आइटम दूर है, तो वो कितना एरिया कवर करती है। अगर आप देखोगे तो मुझे पता लगा था कि मेरी जो आइटम थी z मैंने निकाला था। z क्या है? किसी भी वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज करना हो, स्टैंडर्डाइज करने का मतलब है कि ये पता करना हो कि वो आपके मीन से कितने स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है। तो आप उसके लिए x माइनस म्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 4 माइनस 10 डिवाइड बाय 3 -6.3 -2। तो इसका मतलब ये जो मेरा ग्राफ होता है एक, जिसको मैं बोलता हूँ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो मेरा ग्राफ है ये 50% एरिया इधर वाला है, 50 इधर वाला है। यहाँ पे ये 0 है मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है। तो अब मुझे पता लग गया कि मेरा जो मीन से मेरा जो एरिया है वो -2 स्टैंडर्ड डेविएशन है, 1 2। ये जो एरिया यहाँ आ गया -2 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो -2 स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मुझे देखना हो, तो यहाँ मैं अगर चला जाऊँ तो ये रहा -2, प्लस का ले लो चाहे माइनस का ले लो, तो ये रहा, ये z की जो वैल्यू है ये 2i है, 2 के अंदर अगर मैं देखूं तो 2.0 ये 0 आ गया, 0.4772। तो ये जो मेरा एरिया आया है ये कितना दूर है, 47.72% एरिया को कवर करता है। वहाँ से मुझे ये वैल्यू z की मिल जाएगी। तो अब इस प्रोबेबिलिटी को मैं निकाल सकता हूँ कि सैंपल जो है 1900 और 2050 के बीच में आने के क्या चांस हैं, वो मैं निकाल सकता हूँ इसको यूज करते हुए। ये तो था स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सिंपल z वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला। स्टैंडर्ड एरर में कैसे काम करेगा? स्टैंडर्ड एरर के अंदर अगर मुझे इसको चेंज करना हो, सैंपल मीन को अगर मुझे स्टैंडर्डाइज करना हो, वहां मैंने क्या किया, सिंपल वेरिएबल को, देखिए सिंपल z क्या है, x माइनस म्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ मैं एक सिंपल वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज कर रहा हूँ z वैल्यू के अंदर। बट अगर मुझे सैंपल मीन को स्टैंडर्डाइज करना हो, तब मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मेरी इक्वेशन जो है वो x माइनस म्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर से रिवाइज होकर के यहाँ पे ये म्यू बन जाएगी, यहाँ x की बजाय x बार बन जाएगी क्योंकि मुझे सैंपल मीन लेना है, और यहाँ x की बजाय म्यू सब सिग्मा सब x बार बन जाएगी। तो ये जो है इसको मैंने रिवाइज कर दिया। ये कहाँ से आई थी? सिंपल वेरिएबल को अगर मुझे चेंज करना हो तो यहाँ से आई थी। यहाँ मैं x बार भी ले सकता हूँ क्योंकि मैं एक सिंपल आइटम ले रहा था। अब x जो है वो क्या बन गई, x बार जो मेरा था वो क्या बन गया, म्यू, और सिंपल जो x सिग्मा था वो क्या बन गया, सिग्मा सब x बार। दोबारा देख लो कि ये जो आइटम थी, ये वाला जो z है, ये वाला जो z है, ये एक नॉर्मल वेरिएबल को अगर उसके
जो आपने मीन निकाला है उसमें से अगर आपने स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से उसको जेड में कन्वर्ट करना हो तो ये फार्मूला है। बट अगर सैंपल मीन को स्टैंडर्डाइज करना हो तो ये फार्मूला बन जाता है। ये है सैंपल मीन, ये आपका है म्यू पॉपुलेशन मीन, और ये है आपका स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन विच इज सिग्मा डिवाइड बाय √n। तो क्या अब मैं जेड वैल्यू निकाल सकता हूँ 1900 के लिए? मुझे पता लग गया कि मेरा जो जेड वैल्यू मुझे निकालनी है तो x बार माइनस म्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन, ये मेरी क्या है 1900 रुपये। पॉपुलेशन मीन कितना है 2000 रुपये, स्टैंडर्ड एरर मैंने निकाला था 60 रुपये, तो ये मेरा आ जाएगा -1.67। ये सारी राम कहानी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब -1.67 का क्या मतलब है कि ये मीन से कितने स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर। ये जो मेरी टेबल है नॉर्मल टेबल जो है, यहाँ पे ये आइटम जो है वो 1.67 स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है। 1900 जो है वो 2000 से कितनी दूर है 1.67। तो क्या मैं टेबल के अंदर जाके देख सकता हूँ कि -1.67 कितनी दूर पड़ता है? तो ये रहा। टेबल कैसे देखनी होती है? ये मेरी जेड की वैल्यू है। जेड की वैल्यू कितनी है 1.67 माइनस का। तो पहले तो 1.6 को देखो, 1.6 ये रहा 1.6। अब 1.6 तो मैंने देख लिया। अब 1.6 के आगे चलते जाओ, 1.67 पे पहुंच जाओ। ये जो 7 है यहां देखो, ये आ गया 0.4525। इसका मतलब 0.4525% चांस है कि आइटम जो है वो 1900 के अंदर आएगी। इसी तरह क्या मैं 2000 रुपये के लिए देख सकता हूँ? बिल्कुल देख सकता हूँ। 2050 के लिए अगर मुझे देखना हो तो 2050 माइनस 2000 डिवाइड बाई 60, जो मैंने फार्मूला यूज़ किया, ये आ गया 0.83। इसका मतलब 2050 रुपये के लिए अगर मुझे इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व के अंदर देखना हो तो ये 0.83 लगभग यहाँ आ जाएगा। ये जो एरिया है यहाँ पे ये कितना एरिया आएगा? इसको जब मैं टेबल में देखूंगा तो आप देखो टेबल कहाँ है, ये रही। अब मैं टेबल के अंदर क्या देखूं 0.83। जेड की वैल्यू कितनी आई 0.83। तो 0.8 ये रहा। पहले 0.8 देख लो, फिर इसको 3 तक ले जाओ, ये रहा 3, ये रहा। तो ये आ जाएगा 0.2967। तो मुझे पता लग गया कि जेड की वैल्यू -1.67 जो थी वो थी 1900 रुपये के लिए, और 0.83 आई मेरी ये 2050 रुपये के लिए। तो ये एरिया आ गया इतना और ये एरिया आ गया इतना। इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा। प्लस क्यों करूंगा? यहाँ पे ये ग्राफ देखिए आप, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ये आपका बीच में म्यू है। ये 2050 के लिए था 0.83। तो ये जो एरिया है ये 0.83 एरिया है, ये बड़ा। इधर मैंने 1900 के रुपए के लिए निकाला -1.67 एरिया, ये -1.67 है। ये एरिया कितना निकल करके आया था 45.25, और ये कितना आया 29.67। तो मुझे पता करना था कि 1900 से लेकर के 2050 के बीच में कितना होगा। तो इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो ये आ जाएगा 7492। इसका मतलब लगभग 75% चांस है कि मेरा जो सेविंग अकाउंट है वो 1900 से लेकर के 2050 के बीच में आएगा। अब बात करते हैं कि अगर नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन हो आपकी। अभी तक हमने जो एग्जाम्पल लिया था वो नॉर्मल पॉपुलेशन का लिया था। अब हम एग्जाम्पल लेंगे नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन की। अगर ये पॉपुलेशन ऐसी हो, या मेरी जो पॉपुलेशन है वो ऐसी है, मतलब नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल कैसी होती है? ऐसी। तो क्या मेरा सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो काम करेगा? बिल्कुल करेगा जी, बिल्कुल करेगा। क्या करना होगा हमें?
चाहे हमारी पॉपुलेशन नॉर्मल ना हो तब भी हमारा जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आएगा वो पॉपुलेशन के मीन के इक्वल आएगा। तो ये क्या कह रहा है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो हम निकालेंगे मीन का, वो कैसे रिएक्ट करेगा अगर पॉपुलेशन जो है वो हमारी नॉर्मल नहीं है। एग्जाम्पल देखो, हमने 5 मोटरसाइकिल जो ओनर हैं उनका डाटा लिया है, सिर्फ 5 ही हैं वो, और मोटरसाइकिल की हमने टायरों की लाइफ चेक की है कितनी है। तो हमारे पास कितना डाटा है, 5 मोटरसाइकिल का डाटा है सिर्फ। तो हमारी पॉपुलेशन कितनी हो गई, सिर्फ 5 की हो गई। और लाइफ देखी है हमने टायर्स की। तो हमारे पास पॉपुलेशन कितने लोगों की है, 5 मोटरसाइकिल ओनर की है। तो हमने क्या किया, सैंपल लिया है सिर्फ 3 का। देखो पॉपुलेशन का साइज कितना है, 5, सैंपल का साइज कितना है, 3। तो हम क्या करेंगे, इनका तीनों का मीन निकालेंगे इन सब के, और फिर इनका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे और देखेंगे कि क्या ये हमारे पॉपुलेशन मीन के इक्वल आता है या नहीं आता है। पॉपुलेशन का साइज है सिर्फ 5, ग्रुप का साइज है, हमारे सैंपल का साइज है सिर्फ 3। तो मैं क्या करूँगा, ये मेरी पॉपुलेशन है, इसमें कितने जने हैं, कितने लोग हैं, 5। ये मोटरसाइकिल ओनर हैं, 5 लोग हैं। अब मैं इनमें से 3 का सैंपल ले रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि मैं 3-3 के सैंपल अगर ले लूँ, 3-3 के मैंने कई सैंपल ले लिए, जितने भी सैंपल बन सकते थे मैंने ले लिए। इन सब का मैं क्या निकाल लूँगा, मीन। और इन सब के मीन का मैं क्या बना दूंगा, एक डिस्ट्रीब्यूशन बना दूंगा। वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका जो मीन आएगा वो पॉपुलेशन के मीन के बराबर आएगा। देखो कितना छोटा सैंपल है, और हमारे की जो पॉपुलेशन है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी नॉर्मल नहीं है। देखिए कैसे होगा, बहुत ही मज़ेदार एग्जाम्पल है। ये मेरे पास ओनर हैं कार्ल, डेबी, एलिजाबेथ, फ्रैंक एंड जॉर्ज। ये 5 ओनर हैं मोटरसाइकिल के, और इनके जो मोटरसाइकिल हैं उनके टायर की लाइफ मैंने चेक की है। वो मैंने देखा कितनी है, 3 मंथ, 3 मंथ, 7 मंथ, 9 मंथ और 14 मंथ। ये मोटरसाइकिल चलाते हैं और इनका जो टायर है वो 3 महीने चलता है लगभग। दूसरे का 3 महीने, तीसरे का 7 महीने, चौथे का 9 महीने और इसका 14 महीने। ये पॉपुलेशन है मेरी बेटा, ये मेरे पॉपुलेशन का डेटा है। अब मैं क्या करूँगा, पॉपुलेशन की बजाय सैंपल लूँगा। ये तो चलो पॉपुलेशन छोटी है इसलिए मैं इतना बड़बड़ा रहा हूँ, अगर मेरी पॉपुलेशन बड़ी होती तो भी मैं सैंपल ही लेता। तो मैंने पॉपुलेशन का मीन निकाला। पॉपुलेशन का मीन तो बड़ा ही आसान है, इन सब को टोटल कर दो, ये आ गया 36 डिवाइड बाई 5 कर दो, ये आ गया 7.2 मंथ। तो मेरे पॉपुलेशन का मीन कितना आ गया, 7.2 मंथ। अब मैं क्या करूँगा, 3-3 का सैंपल लूँगा, जितने सैंपल मैं ले सकता हूँ 3-3 के वो लूँगा, उन सब का मीन निकालूंगा, इन सब के मीन का एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगा। तो उसका जो मीन आएगा वो भी 7.2 ही आएगा। मैंने बताया था ना कि पॉपुलेशन को अगर आपने चेक करना हो तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होगा उसके बराबर आएगा। क्या ये आएगा? और सबसे बड़ी बात क्या है, मेरी ये जो पॉपुलेशन है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब कि ये जो आइटम्स हैं ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये आपको यूँ मिलेंगी, यहाँ मिलेंगी। तो ये पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तब भी मेरा जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन है वो पॉपुलेशन के मीन के बराबर आएगा। देखें कैसे, मैं सैंपल मीन निकाल लेता हूँ 3-3 के। पहले मैं सैंपल लूँगा 3 का, फिर मैं उनका डाटा ले लूँगा और उनका मीन निकाल लूँगा। तो पहला मेरा बन गया EFG। EFG क्या है, ये जो कार्ल, डेबी, एलिजाबेथ, फ्रैंक और जॉर्ज हैं इनको मैंने CDEFG ऐसे मान लिया। तो मुझे 3-3 के सैंपल लेने हैं, तो पहले मैंने CDE ले लिया, फिर CEF ले लिया, फिर CFG ले लिया, फिर DEF ले लिया, फिर DFG ले लिया। जितने भी पॉसिबल सैंपल बनेंगे वो मैंने सारे यहाँ ले लिए हैं और उनका मैंने मीन भी निकाल लिया। ये मेरे पॉसिबल मीन सैंपल बनते हैं, इतने ही सैंपल बनते हैं। ये मैंने इनका डाटा
टोटल कर दिया और ये आ गया इनका सैंपल मीन। ये क्या है, ये अलग अलग सैंपल लिए 3-3 के, ये उनका सैंपल मीन निकाल लिया। अब अगर इन सैंपल मीन को मैं टोटल करके इनका ग्रैंड मीन निकाल लूं तो वो कितना आएगा, देखो वो 7.2 ही आएगा। आया, ये आपको दिख रहा होगा। ये कितने हैं, ये 10 है। तो 72 को डिवाइड बाय 10 कर दूंगा तो 7.2 मंथ आ जाएगा। तो ये क्या है, मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आपको बताया था कि मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन कितना आया था, 7.2। ये भी कितना आया, 7.2। तो मैंने 3-3 के सैंपल लिए, 3-3 के सैंपल का मैंने डाटा निकाला। ये क्या है, सैंपल के मीन। सैंपल के मीन का मीन कितना आया, 7.2 मंथ। तो ये क्या कह रहा है, कैलकुलेशन कह रही है कि अगर आपने एक ऐसी पॉपुलेशन जिसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तब भी उसका जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल होगा पॉपुलेशन के मीन के। कितनी तगड़ी थ्योरी है। तो ये आपका पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन था। ये जो 5 ओनर थे इनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। जो 3 मंथ था, अगर आप डाटा देखोगे मैं आपको दिखा देता हूं, वो था 3, 3, 7, 9, 14। 3, 3, 7, 9 और 14 ये मंथ थे उनके टायर की लाइफ के। तो 3 और 3 जो था 2 बार, तो ये जो 3 मंथ है ये 2 बार आ गया। तो ये आ गया आपका 1 और 2 बार। तो ये आपका 2 बार आ गया, यहाँ आ गया ये डिस्ट्रीब्यूशन। 7 जो था वो 1 बार है, तो ये आपका 7 आ गया यहाँ 1 बार, ये 1 का है ये। फिर आपका 9 था वो भी 1 बार है। फिर आपका 14 था वो भी 1 बार है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बना, ये देखो कैसा बना, ऐसा बना। ये पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये नॉर्मल नहीं है। क्योंकि नॉर्मल कैसा होता है, ऐसा होता है बेटा। तो अगर पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तब भी आप सैंपल लेकर के उनका जो मीन निकालोगे वो पॉपुलेशन के मीन के बराबर होगा। और ये मैंने 3 का जो सैंपल साइज लिया था उनका डेटा है, जो मैंने यहाँ पीछे ये जो निकाले हैं ये बड़े, इसको अगर मैं ग्राफ पे डाल दूं, अब डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा दूं इनका, तो वो ऐसा बनेगा। ये रहा डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये अगर आप देखोगे तो ये इस तरह बन रहा है। अगर मैं सैंपल साइज को 3 की बजाय 10 कर दूं या 20 कर दूं तो ये और भी ज्यादा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो जो सैंपल साइज बढ़ाता जाऊंगा मेरा सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, बेल शेप लेता जाएगा। ये बहुत ही अच्छी, इसलिए हमें सैंपल डेटा जो है वो ज़्यादा, सैंपल साइज जो है अगर मैं 40 कर दूं तो मुझे डिफरेंट साइज का मिलेगा। तो मैं अलग अलग साइज के अगर सैंपल लूं तो उनका अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के दिखाऊं तो वो इस तरह से बनता जाएगा। पहला ये मैंने 2 का सैंपल लिया तो मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से बन के आया। फिर अगर मैं 4 का ले लूं सैंपल साइज और उनका अगर डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाऊं तो ये देखो नॉर्मल बन रहा है। फिर अगर मैं 8 का ले लूं तो फिर देखो ये तो अब मज़ा ही आ गया, देखो नॉर्मल बन गया ना। और अगर मैं 20 का ले लूं तो बिल्कुल ही मौज ही होगी, वेरिएबिलिटी भी कम हो गई और नॉर्मल भी बन गया। तो ज्यों मैं सैंपल साइज इंक्रीज करता जाऊंगा त्यों मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नॉर्मलिटी की तरफ चला जाएगा और इतना ज़्यादा नॉर्मल हो जाएगा कि वो बिल्कुल ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है उसके इक्वल चला जाएगा। चाहे मेरा पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा भी हो, टेढ़ा हो मेढ़ा हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर मैंने सैंपल साइज 20 का ले लिया या 30 का ले लिया तो मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा सैंपलिंग का वो एकदम नॉर्मल बनेगा। इसको हम बोलते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम। आज के चैप्टर की लास्ट बात, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम, कि आपके पॉपुलेशन का साइज चाहे कैसा भी हो, आपकी जो पॉपुलेशन है वो चाहे कैसी भी हो, ये आपकी पॉपुलेशन है अलग अलग, चाहे ये कैसी भी पॉपुलेशन हो, अगर आपने 30 का सैंपल ले लिया ना तो आपका जो नॉर्मल, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो सैंपल है
मीन है वो मीन के बराबर आ जाएगा, और आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा वो नॉर्मल बनेगा। कितनी अच्छी बात है, कितनी मेन प्रॉपर्टी है, कितनी कदर, कितनी ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है। पूरी स्टैटिस्टिक्स इसी पे टिकी हुई है कि ज्यों ज्यों आप सैंपल साइज को इंक्रीज करते चले जाओगे आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मलिटी की तरफ चला जाएगा। मान लो मैंने सैंपल साइज ले लिया 5, तो ये बनेगा मेरा डिस्ट्रीब्यूशन 5 के ऊपर। फिर मैंने इसको कर दिया 10, तो ये ऐसे हो जाएगा। फिर मैंने सैंपल साइज कर दिया 20, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब मैं अगर 30 कर दूं इसको, तो ये एकदम बढ़िया परफेक्ट बेल शेप में आकर के नॉर्मल बन जाएगा 30 में। और मेरा जो सैंपल मीन जो मैंने लिए हैं उनका जो मीन होगा, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होगा पॉपुलेशन के मीन के बराबर होगा। ज्यों ज्यों मैं सैंपल साइज को इंक्रीज करता चला जाऊंगा त्यों त्यों मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होता चला जाएगा, नॉर्मल होता चला जाएगा। इसको हम बोलते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम। मतलब मैं सैंपल के बेस पे पॉपुलेशन को डिफाइन कर सकता हूं अगर मेरा सैंपल साइज 30 या उसके आसपास है। तो सिर्फ 30 के सैंपल साइज पे ही मैं बल्ले बल्ले करवा दूंगा, मुझे पॉपुलेशन को स्टडी करने की जरूरत नहीं है, वो चाहे कैसी भी हो। मतलब कि मेरी पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं है और मुझे पॉपुलेशन के बारे में कुछ पता भी नहीं है। मेरी पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं है, मुझे पॉपुलेशन के बारे में कुछ पता नहीं है, बट मैं क्या करूंगा, इस पॉसिबल में से, इस पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल लूंगा, उन सैंपल्स के मीन निकालूंगा, उनके मीन का जब मैं डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाऊंगा तो वो मेरा मीन जो क्या है, नॉर्मल होगा। नॉर्मल होने का मतलब अगर मेरा सैंपल साइज 30 के लगभग है तो वो पॉपुलेशन के मीन के बराबर आ जाएगा। चाहे मुझे पॉपुलेशन का पता हो चाहे ना हो, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो ना हो, तो मुझे पॉपुलेशन को स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंडीशन जो है, वो सबसे इम्पोर्टेंट जो थ्योरम है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम होती है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, जो ये कहती है कि आपको पॉपुलेशन चाहे नॉर्मल हो चाहे अब नॉर्मल हो, नॉट नॉर्मल हो, आपको मीन्स निकालने हैं, सैंपल के मीन्स निकालने हैं, और वो मीन्स का अगर आप मीन निकाल लोगे तो वो पॉपुलेशन के मीन के बराबर होगा। और ज्यों ज्यों सैंपल साइज इंक्रीज करते चले जाओगे आपके जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो बनेगा वो नॉर्मलिटी की तरफ होता चला जाएगा। तो जो हमने पीछे की जो कुछ फिगर स्टडी किए तो हमें उससे क्या पता लगा कि जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है, द मीन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन्स विल ऑलवेज इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन। चाहे कुछ भी आप सैंपल साइज ले लो, चाहे आपकी पॉपुलेशन नॉर्मल ना हो। अभी हमने पिछले फिगर में सिर्फ 3 का सैंपल साइज लिया था, तब भी हमारा जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आया था वो 7.2 आया था और वो पॉपुलेशन के मीन के बराबर आ गया था। आपने देखा होगा। तो पहला तो हमें ये पता लगा कि हमारे सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन का जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकलेगा, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन जो मीन निकलेगा वो पॉपुलेशन के मीन के इक्वल होगा, चाहे कुछ भी सैंपल साइज आप ले लो। दूसरा, सैंपल साइज अगर इंक्रीज करते चले जाओगे ना, मैंने बताया था ना कि अगर n आपका 2 है, फिर 5 लिया, फिर 20 लिया, 30 लिया, तो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन जो है वो नॉर्मेलिटी की तरफ चला जाएगा, चाहे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा भी हो। बार बार बेटा मैंने आपको बता दिया है, आपकी पॉपुलेशन चाहे कैसी भी हो, ये नॉर्मल नहीं है आपकी पॉपुलेशन, हमें इससे मतलब नहीं है। अगर हम सैंपल साइज को इंक्रीज करते चले जाएंगे तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा वो लगभग नॉर्मल ही बनेगा, हमारी जो शेप निकल करके आएगी वो नॉर्मल बन जाएगी। तो ये जो रिलेशनशिप जो है ना पॉपुलेशन के बीच में और सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में, ये जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बीच और हमारा जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम। कि आपकी पॉपुलेशन चाहे कैसी भी हो, चाहे नॉर्मल हो चाहे नॉट नॉर्मल हो, बट आपका जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन जो है वो इक्वल आएगा पॉपुलेशन के, और ज्यों ज्यों आप सैंपल साइज इंक्रीज करते चले जाओगे आपका सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल बन जाएगा, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन चाहे कैसा भी हो। तो स्टैटिस्टिशियंस क्या कहते हैं कि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है अगर 30 के आसपास है, हमारा सैंपल साइज जो है अगर एटलीस्ट 30 है,
तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा वो नॉर्मल बनेगा। तो हमारा जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बराबर ले लेंगे। हमारा जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अगर 30 के लगभग हमारा सैंपल साइज होगा ना, तो वो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसके बराबर आ जाएगा हमारा। 30 से कम में भी बात चल जाएगी, 15 में भी बात बन जाएगी, अगर हाफ भी है ना तब भी हमारा नॉर्मेलिटी की तरफ हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चल जाएगा और हम उसको स्टैंडर्ड कर्व के हिसाब से डील कर सकते हैं। तो बहुत ही पावरफुल थ्योरम है। क्या कहती है कि अगर आपका सैंपल साइज 30 है तो आपका जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आप उसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, आप उसको लगभग उसके बराबर मान सकते हो। सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है बेटा कि आप पॉपुलेशन को जाने बिना भी, आप कुछ भी नहीं जानते कि पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तब भी आप क्या है पॉपुलेशन के बारे में इन्फ्रेंसिस कर सकते हो, उसके बारे में अंदाज़ा लगा सकते हो एकदम सटीक। कहने का मतलब है कि आपको पॉपुलेशन के बारे में चाहे कुछ पता ना हो। इस थ्योरम का क्या मतलब हुआ कि चाहे आपको पॉपुलेशन के बारे में कुछ पता ना हो कि हमारी पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है, बट हमारा अगर सैंपल साइज 30 हो जाएगा तो हम जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे वो नॉर्मल होगा और उसका जो मीन आएगा वो हमारे पॉपुलेशन के मीन के बराबर होगा। तो हम पॉपुलेशन के बारे में स्टडी कर सकते हैं चाहे हमें पॉपुलेशन का पता हो चाहे ना हो। तो कितनी स्ट्रॉन्ग थ्योरम है कि आपको पॉपुलेशन के बारे में कुछ जानने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए और फिर उसको डील कीजिए। अब बात आती है कि सैंपल साइज में और स्टैंडर्ड एरर में क्या रिलेशनशिप है। मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड एरर जो है वो क्या है, ये है और ये इसका फार्मूला है। तो अगर हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड एरर हमें कम से कम चाहिए। हमारा स्टैंडर्ड एरर जितना कम होगा उतना ही बढ़िया हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऊंचा बनेगा। अगर हमारा स्टैंडर्ड एरर ज़्यादा होगा तो ये ऐसे फैला हुआ बनेगा। तो अगर हमें बढ़िया स्टैंडर्ड एरर, कम स्टैंडर्ड एरर मिल जाए तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही अच्छा बनेगा। अब ये कम कैसे बनेगा? ये तो आपका जो सिग्मा है, जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो तो आपका स्थिर रहता है, हमेशा स्टैटिक है। तो अगर आपको स्टैंडर्ड एरर को कम करना है तो आपको सैंपल साइज को इंक्रीज करना पड़ेगा। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर इसको नहीं छेड़ सकते आप, स्टैंडर्ड डेविएशन को। किसको छेड़ सकते हो? एन को। एन मतलब सैंपल साइज। तो अगर आप सैंपल साइज बढ़ा दोगे तो आपका स्टैंडर्ड एरर कम आ जाएगा। क्लियर? तो जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड एरर कम होगा वो पॉपुलेशन मीन के उतना ही ज़्यादा आप नज़दीक पहुंच जाओगे, उतना अच्छा आपका मेजरमेंट आएगा। दो एग्जाम्पल देखिए आप। पहला एग्जाम्पल है कि एन आपका 10 है तो स्टैंडर्ड एरर कितना आया? सिग्मा आपका 100 था, एन आपका 10 है। सिग्मा आपका 100 ही रहेगा, तो एन आपका 10 है। तो इक्वेशन को जो हमने लगाया तो ये हमारा आ गया 31.63 स्टैंडर्ड एरर। अब मैंने आपको बताया कि अगर स्टैंडर्ड एरर को आपने कम करना है तो आपके पास सिर्फ एक ही चांस है कि आपने सिग्मा को तो नहीं छेड़ सकते आप सिर्फ किसको छेड़ सकते हो? एन को। तो एन अब हमने क्या कर दिया? 100 कर दिया। जब एन को हमने 100 कर दिया तो ये इक्वेशन जो है बदल गई। ये हमारा स्टैंडर्ड एरर कितना आ गया? 10। तो ये 31.63 से कम होकर के कितना आ गया? 10। इसका मतलब स्टैंडर्ड एरर अगर आपने कम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सैंपल साइज को इंक्रीज करना पड़ेगा। बट सैंपल साइज जो है उसके ऊपर बड़ी बातें डिपेंड करती हैं, कॉस्ट डिपेंड करती है, टाइम डिपेंड करता है। तो मैनेजर को देखना होता है कि सैंपल साइज कितना बढ़ाएं ताकि कॉस्ट हमारी कम से कम आए। अब बात, ये जितनी भी हमने अभी तक स्टडी की है, मैंने आपको बताया था कि पॉपुलेशन जो है वो दो तरह की होती है, इनफाइनाइट और फाइनाइट। इनफाइनाइट पॉपुलेशन कौन सी होती है? जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों लोग उसमें जुड़े होते हैं। तो कोई भी आइटम अगर आप बहुत ज़्यादा ले रहे हो उसको हम इनफाइनाइट मांग लेंगे। और फाइनाइट जो है वो पॉपुलेशन का साइज जो है बड़ा ही छोटा होता है। तो इनफाइनाइट के लिए जो मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड एरर निकालने का फार्मूला होता है ये।
बट फाइनाइट पॉपुलेशन के लिए हमारा जो मल्टीप्लायर है वो चेंज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, ये ऐसे होगा, इसको n-1 n-n कर देंगे। बहुत ही आसान है, हम लगभग कर चुके हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड एरर है। ये स्टैंडर्ड एरर कब निकलेगा, जब पॉपुलेशन क्या है, इनफाइनाइट है। या फिर हम एक ऐसे सैंपल को यूज कर रहे हैं जो विद रिप्लेसमेंट है। जब भी आप सैंपल करते हैं, अगर आपने कोई चीज़ निकाली है दोबारा फिर उसी में डाल देते हो, उसको बोलते हैं विद रिप्लेसमेंट। जैसे आपने एक छोटा सा सैंपल इस पॉपुलेशन में से लिया है, आप एक सैंपल ले रहे हो, दोबारा फिर इसमें डाल देते हो, तो वो फिर क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। तो इनफाइनाइट के लिए हमारा ये फार्मूला है। बट अगर फाइनाइट हो तो क्या करेंगे, या विदाउट रिप्लेसमेंट आप सैम्पलिंग कर रहे हो या फाइनाइट है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया, आपने n-n और n-1 से इसको अंडर रूट कर देना है। तो n क्या है, बड़ा N क्या है, पॉपुलेशन का साइज, और छोटा n क्या है, सैंपल का साइज। एक चीज याद रखनी है हमें, ये जो हमारा अंडर रूट n-n डिवाइड बाय n-1 है, इसको हम बोलते हैं फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कई बार नेट के अंदर और वैसे भी, कि फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर का फार्मूला क्या है, n-n n-1। एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप क्वेश्चन निकाल रहे हो, अगर आपका n डिवाइड बाय n जो है वो 0.05 से कम है, तो फिर आपको ये फाइनाइट मल्टीप्लायर लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपका पॉपुलेशन जो है वो 100 की है, n क्या है 100, सैंपल आपने जो लिया वो 3 का लिया, तो n डिवाइड बाय n कितना हो गया, 3 डिवाइड बाय 100, 0.03 हो गया। तो अगर 0.05 से कम आ रहा है आपका n डिवाइड बाय n, तो फिर आपने ये मल्टीप्लायर लगाने की जरूरत नहीं है। फिर आप सीधा ही जो आपका स्टैंडर्ड एरर है वो इस फार्मूले से निकाल सकते हो। तो ये लाइन हमेशा याद रखनी है कि अगर आपका n डिवाइड बाय n 0.05 से कम है तो। क्लियर? तो हमें फिर मैं बता देता हूं कि अगर हमें स्टैंडर्ड एरर को कम करना है तो एक ही रास्ता है कि आप n को इंक्रीज कीजिए, सैंपल साइज को बढ़ाइए, ओनली टू मेक n लार्जर, ताकि आपका स्टैंडर्ड एरर जो है वो छोटा हो जाए। तो आपने बहुत ही पेशेंटली इस पूरे लेक्चर को सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर आपकी है तो वो आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट कीजिए यूट्यूब पे, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इतना ही है। आप इसको दोबारा सुनिए, ढंग से देखिए, बुक पढ़िए, आपको पूरा समझ में आएगा। अगली बार हम देखेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन, उसका क्या नियम है, वो एक छोटा सा लेक्चर हम अलग से करेंगे। आज हमने किया था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ